हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस से हर साल डायरेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट सभी एग्जाम के लिए आज हम वायरस टॉपिक को कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ कवर करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आज का सेक्शन बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। वायरस को हम जीरो से हीरो तक मास्टर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस से जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए होंगे उनको हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हो डिफिनेशन की, नेचर की, टर्मिनेशन, स्ट्रक्चर की या फिर टीएमबी की, बैक्टीरियोफेज की, वायराइड्स, प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, सारे चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। बस आपको क्या करना होगा, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इन्फ्लुएंस विद वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है? एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिनोज, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर ग्लैक्टोज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिनोमाइसिटिस डी। एक्टिनोमाइसिटिस डी जो है ये वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिटिस डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में आया हुआ है। वायरस सिंथेसाइज्ड देयर प्रोटीन कोड्स। वायरस यानी विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण कहाँ से करते हैं? इनसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल, बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल या नन ऑफ दीज। तो वायरस के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जब मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहां पे कवर कर लिया था। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा हमारे इसी चैनल पे जाइए, मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, कवक सबके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक, वायरस जो है इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये जब लिविंग के अंदर रहता है यानी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है तभी अपना कोई कार्य करता है, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, कुछ भी। तो ये कहाँ पे करता है? इनसाइड द होस्ट सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विषाणु अपना प्रोटीन कोड जिसे कैप्सिड कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु के प्रोटीन कोड को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कैप्सिड के नाम से। किस नाम से? कैप्सिड के नाम से। ये होस्ट सेल के अंदर करता है। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोटीन का जो संश्लेषण करने वाला स्थल है उसे राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम का क्या कार्य है? तो यह मुख्य कार्य इसका जो होता है ये अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करता है और विषाणु में राइबोसोम पाया नहीं जाता, कम मात्रा में होता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपनी कोई भी क्रिया होस्ट सेल के अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड और विलो। वायराइड वे हैं जो, वायराइड कौन होते हैं? देखिए वायरस, वायराइड, इन सब में अंतर होता है। ठीक है, वायरस क्या है वो अलग चीज हो गया, वायराइड क्या है ये अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा वायराइड क्या होते हैं। वायराइड क्या होते हैं? पहला दिया हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिनके पास आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्या वे वायराइड होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया जिनमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, क्या वे वायराइड होते हैं? प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ, यही यहाँ पे गलत दे दिया, क्योंकि वायराइड जो होते हैं इसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। जेनेटिक पदार्थ आरएनए तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया जिनमें प्रोटीन से घिरा हुआ जेनेटिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, तो यही गलत हो गया। डीएनए नहीं पाया जाता, पहली बात तो आरएनए पाया जाता है और दूसरी बात इसमें प्रोटीन से घिरा हुआ नहीं रहता है। तीसरा दिया है जिसमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, यही बिल्कुल सही है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें प्रोटीन का कोई भी कवर यानी कि कैप्सिड नहीं पाया जाता है, जबकि वायरस में हम लोगों ने देखा था उसमें प्रोटीन कवर कैप्सिड पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड जो होते हैं ये पादप परजीवी होते हैं यानी प्लांटों पे देखने को मिलते हैं। पौधे में वायराइड के संक्रमण के कारण
होने वाले लक्षण में वृद्धि यानी पौधे की वृद्धि का रुकना, पत्तियों का विलगित होना, पत्तियों का झड़ जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। जनरली ये जो है आलू, टमाटर, खीरा, गुलदाउदी, नारियल जैसे पौधों को संक्रमित करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन इस पे कोई भी प्रोटीन कवर नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वायराइड्स विषाणु से छोटे होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए गोल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि सर्कुलर होता है और कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए का वायरस है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड पूछा है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कौन सा है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या फिर रेब्डो वायरस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटा वायरस। रोटा वायरस एक डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस है जो रेओविरिडे फैमिली का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह होती है, जैसे एक व्हील होता है उसकी तरह होती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये रोटा वायरस किसको संक्रमित करता है, यानी कि इसके संक्रमण से क्या होता है? तो ये जनरली जो संक्रमण होते हैं, जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दस्त हो गया, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, ये रोटा वायरस के संक्रमण से ही होता है और इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विरॉन इज। वायरॉन होते हैं, वायरॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा वायरस, फिर देखा वायराइड, अब बात कर रहा है वायरॉन की। वायरॉन क्या होता है? वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो एक वायरल प्रोटीन कोड है जो जीनोम, इसमें केवल या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए को घेरता है, या तो आरएनए या तो डीएनए, जिसे जीनोम कहा जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों मिलकर जीनोम बनते हैं, दोनों ही जीनोम है, तो या तो इसमें आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है वायरस की ही तरह, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, चाहे आरएनए चाहे डीएनए। ठीक है, तो यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक वायरस ही है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला है लावार्फ, हर्न और टार्नियर, दूसरा है स्वतंत्र रूप से एफडब्ल्यू वार्ड और फेलिक्स डी हेरले। स्वतंत्र रूप से यानी इन्होंने सबने अपना इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी खोज की है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियो खोज की जो खोज है सबसे पहले अगर बात करें 1915 में फ्रेडरिक विलियम टॉर्ट ने किया था। इसके अलावा 1917 में फेलिक्स डी हर्ले ने खोजा था, यानी दोनों ने अपना अपना अलग खोजा था। बैक्टीरियोफेज है क्या? तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, पूछा विषाणु के लिए कौन सा गलत है। पहला, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, जितने भी विषाणु होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, पहला तो सही है। सही है तो ये सही हो नहीं सकता क्योंकि गलत पूछा है। दूसरा है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटेड इनसाइड द लिविंग सेल, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकशेरुकीय जीव है, बिल्कुल सही बात है कि ये लिविंग के अंदर ही द्विगुणित होता है। उसके अलावा वायरस आर सैप्रोफिटिक, क्या वायरस मृतोपजीवी होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, वायरस सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं, यही कथन आपका असत्य है। विषाणु जो है ये अल्पकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं, ये मृतोपजीवी नहीं होते हैं। दो में से केवल एक ही सही हो सकता था, या तो पैरासाइट या तो सैप्रोफिटिक, तो हमने देखा कि ये पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक नहीं होंगे, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लियाई एसिड। प्रोटीन वायरस जो होते हैं इसमें प्रोटीन आवरण पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड से घिरा होता है, बिल्कुल सही बात है। जो गलत है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्च विषाणु एचआईवी के कारण होता है, यानी कि ये जो एड्स है क्या ये रेटोवायरस एचआईवी के कारण होता है? क्या आप सभी को पता है कि एड्स को फैलाने का कॉज कौन करता है? एचआईवी ही करता है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। एड्स का जो वायरस होता है ये एक रेटोवायरस है, रेट्रोवायरस, जिसे एचआईवी कहा जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन
सॉरी यूमिनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी कहा जाता है, और यह एक रेट्रो वायरस होता है। ये मनुष्य में एड्स यानी कि एक्वायर्ड यूमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फैलाने का कारक होता है। ठीक है, दूसरा दिया है यह T4 लसिकाओं के अंदर प्रकृत करता है, यानी कि T4 लसिकाओं के अंदर जो है रिप्लिकेशन करता है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा दिया है इसके लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिशा होता है, ELISA। ये एड्स के लिए ही विशेष तौर पे किया जाता है। अच्छा, एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाते हैं। क्या एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये एक मिनट रुक जाइए। एलिसा परीक्षण जो होते हैं ना, ये मुख्य रूप से एचआईवी कणों का पता लगाते हैं, एचआईवी संक्रमण का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में दिया है। फिर दिया है विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रहते हैं, यानी कि 6 वर्षों तक ये निष्क्रिय रहते हैं, अपना कोई भी लक्षण नहीं दिखाते, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही है। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है 1, 2 और 4। ठीक है, एड्स के संबंध में 1, 2 और 4 सही है। एड्स एक रेट्रो वायरस है, मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी के रूप में जाना जाता है। ये जो है मनुष्य में एड्स फैलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एंजाइम लिंक्स एमिनो सॉर्बेट, जिसे एलिशा कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट। ये परीक्षण आमतौर पर एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एचआईवी संक्रमण का पता लगाने वाला यह पहला परीक्षण है। ठीक, और जो एड्स के विषाणु होते हैं वो 6 वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं, उसके बाद अपना लक्षण दिखाते हैं जब ये शरीर में पूरी तरह से फैल चुके होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है? टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस, MS2, T2 फेज या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा T2 फेज, जिसे बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियोफेज का वायरस है जो बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले वी प्रूशिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया, जिसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। इन्हें क्या कहा गया? मतलब वह वायरस जिसमें केवल क्या था? प्रोटीन का कैप्सिड था, यानी कैप्सिड था, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं था। तो इसको जो कहा जाता है वो प्रियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियॉन कहा जाता है। स्टैनले बी प्रूशिनर ने 1982 में प्रियॉन के बारे में बताया था। किसमें देखा? तो भेड़ के स्क्रैपी में इन्होंने देखा था। इन्होंने देखा प्रियॉन जो है इसमें प्रोटीन का कवर तो पाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए और डीएनए नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया? प्रियॉन नाम दिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1967 में डायनर और रैमर ने आलू में तुर्ककंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं था। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटीन का कैप्सिड है लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जा रहा। अब क्या कहा जा रहा है? ऐसे जीवाणु जिसमें न्यूक्लिक अम्ल मौजूद है लेकिन ये जो कवर है ये कवर गायब है, प्रोटीन का कैप्सिड गायब है। अगर प्रोटीन कैप्सिड है और न्यूक्लिक अम्ल नहीं है तो इसको तो क्या कहा गया? प्रियॉन कहा गया। अब पूछा जा रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद है लेकिन कवर ही गायब है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वायराइड। क्या कहेंगे? वायराइड। ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें प्रियॉन में क्या है? प्रियॉन में आपको देखने को मिला कैप्सिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक अम्ल गायब है। यहाँ पे आपको देखने को मिला न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए के रूप में मौजूद है लेकिन जो कैप्सिड है ये गायब है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वायराइड कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किसका बना होता है? अभी हम लोगों ने देखा किसी में प्रोटीन कवरिंग है, किसी में न्यूक्लिक एसिड है, किसी में कोई नहीं है, किसी में दोनों है। तो पूछा जा रहा है वायरस में क्या होता है। तो बात करें वायरस की तो इसमें प्रोटीन और आरएनए या डीएनए में से कोई एक मौजूद होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन कवर और इसके अलावा जो है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियो प्रोटीन भी मौजूद होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु आरएनए या डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय। चेचक किसके कारण होता है? बैरियोला, कॉक्सियला, एडीज या फिर फ्रांसियला। हर साल डिजीज से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये वेरियोला नामक विषाणु के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। किसके द्वारा फैलता है? तो बैरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास
कोशिकीय संगठन नहीं है, यानी किसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आर्कीबैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ या फिर रिकेट्सिया? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। ये अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, सॉरी नॉन सेलुलर है, इसमें कोई भी कोशिकीय संगठन देखने को नहीं मिलता है। विषाणुओं में डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, एक किनारे के रूप में, एक छोर के रूप में, जो केंद्रीय कोर का 6% बनाता है, और इसमें एक प्रोटीन का कवर होता है जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रियॉन्स की खोज किसने की थी? प्रूसीशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब प्रूसीनर ने इसकी खोज की थी तो प्रूसीनर को ही इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिला था? तो प्रियॉन्स की सूचना इन्होंने सबसे पहले 1983 में दी थी, और इन्हें जो है 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1997 में। खोजा किसमें था? भेड़ में। किसमें खोजा था? भेड़ में, ठीक है। और प्रियॉन के बारे में इन्होंने बताया क्या कि प्रियॉन में क्या पाया जाता है, कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है कि कैप्सिड होता है, क्या पाया जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रियॉन में क्या पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल का कोर जो है वो नहीं पाया जाता है। प्रियॉन में कैप्सिड तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, कैप्सिड पाया जाता है। इसकी खोज प्रूसीनर ने की थी। कब की थी? 1983 में की थी, और 1997 में इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है? प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लाइकेटिक फेज या फिर लैम्डा फेज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। जीवाणु कोशिका के अंदर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? टीएमबी, SB40, गामा फेज या फिर HIV? तो मिनी वायरस के नाम से किसे जाना जाता है? तो SB40 को मिनी वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म बैक्यूलेटिंग वायरस है। एक मिनट, सीमियन, 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 यानी S से सीमियन हो गया और V से हो गया वैक्यूलेटिंग। क्या हो गया? वैक्यूलेटिंग, वैक्यूलेटिंग वायरस, ठीक है। इसे मिनी वायरस के नाम से या फिर सीमिनियन वायरस के नाम से, सीमिनियन वायरस 40 के नाम से जाना जाता है। यह एक पॉलीमो वायरस है, मनुष्यों और बंदरों दोनों में देखने को मिलता है इसका इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक विषाणु है, लेकिन ये संक्रमित किसको करता है? एक जीवाणु को करता है। ये उसका डायग्राम यहाँ पे बना है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षा करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि अगर विषाणु का संक्रमण हो रहा है और उससे रक्षा हो रही है तो कौन कर रहा है? सही जवाब ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है, यानी कि ये एंटीवायरल है। एंटीवायरल मतलब वायरस से सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में इंटरफेरॉन के 3 समूह होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है ए श्वेत रुधिर कणिकाओं में इंटरफेरॉन, यानी कि AWBC में इंटरफेरॉन। पी होता है ये संयोजी ऊतक में होता है, और वाई होता है ये लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है। वाई लिम्फोसाइट से इंटरफेरॉन, पी संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन, और ए जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल से इंटरफेरॉन होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के इंटरफेरॉन? 3 प्रकार के। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल है, ठीक। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स को संश्लेषित किया जाता है। इंटरफेरॉन्स को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को कौन रोकेगा? इंटरफेरॉन रोकेगा। ऑप्शन डी सही जवाब। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से द्विगुणन करते हैं क्या कहलाते हैं? रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, द्विगुणन कर लेते हैं, क्या कहलाएंगे? चिरस्थायी, अस्थायी, प्रवर्धनशील या संचरणशील? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपोगेटिव। ऑप्शन सी प्रवर्धनशील। पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से गुणन कर लेते हैं वो परिवर्धनशील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवर्धनशील। परिवर्धनशील विषाणु और पौधे और कीट दोनों में रेप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला,
जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह होता है प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो होस्ट के शरीर में जाएगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है। जब कोई वायरस जो है किसी मतलब बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, तो वो क्या देगा उसको अपना न्यूक्लिक एसिड दे देगा। क्या दे देगा? न्यूक्लिक एसिड दे देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीसीएस में 2 बार और इसके अलावा पीजीटी बॉटनी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रियॉन्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा और आरएनए भी नहीं होगा। इसमें होता क्या है? प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन कवरिंग पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन कवरिंग। इन प्रोटीन कारकों में गुणन करने की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इवानोस्की, बिंजरिक, बीजमैन या फिर हेलियरगस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजरिक। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेंजरिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। बेंजरिक कौन है? तो ये डच के रहने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्री हैं। इन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापक कौन है तो यही है बेंजरिक। ठीक है, कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है संक्रामक जीवित द्रव। ठीक है, ये जो वाक्यांश है ये पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके लिए यूज होता है? तो ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संक्रामक जीवित द्रव और ये वायरस के इलाज के लिए यूज किया जाता था। सॉरी, वायरस की व्याख्या करने के लिए यूज किया जाने वाला वाक्यांश है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये भी एक फ्रेज है। उसी तरह से कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये भी एक फ्रेज है और ये बेंजरिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण कौन सा है? एडिनो विषाणु यानी एडिनो वायरस, मोजेक वायरस, टी इवन वायरस या फिर रेट्रो वायरस। एड्स फैलाने का कार्य कौन करता है? तो हम सभी को पता है एड्स फैलता है रेट्रो वायरस के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अगला क्वेश्चन, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किसने किया? स्टार मार्क करिएगा। बॉब्डेन, पीरी ने, बिंजरिक ने या फिर स्टैनली ने। सही जवाब ऑप्शन डी स्टैनली ने। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप वायरस को, प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था? किसने किया था? स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसमें किया था? टोबैको का मोजेक वायरस में इन्होंने इसको क्रिस्टलित किया था, यानी तंबाकू में जो पाया जाने वाला मोजेक वायरस है इसको किया था। कब किया था? 28 जून 1935 को किया था। कब किया था? 28 जून 1935 को किया था। किसमें किया था? टोबैको का मोजेक में किया था। और किसने किया था? स्टैनली ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? खोज से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो भारत में साइनोफेज की जो खोज है वो आर एन सिंह और पी के सिंह ने किया था। किसने? आर एन सिंह और पी के सिंह ने। आर एन सिंह ने कब किया? तो 1967 में सीवेज में किया, तालाबों के पानी में किया। और इसके अलावा पी के सिंह ने चावल के खेतों में किया। कब किया? 1973 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीवेज में किसने किया? आर.एन.ए. सिंह ने। और चावल के खेतों में किसने किया? पी के सिंह ने। किसकी खोज? साइनोफेज की। साइनोफेज डीएनए वायरस का एक समूह है जो साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के भीतर पाए जाने वाले होता है, यानी कि इसके जो होस्ट होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोज से एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सिंडेन, सैफरमैन और मॉरिस, डायनर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। साइनोफेज की खोज 1963 में सैफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैफरमैन और मॉरिस के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, यानी किस पे अटैक करता है साइनोफेज? तो साइनोफेज जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको अटैक करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी को। अगला,
द वायरल कैप्सिड इज मेड ऑफ, वायरल कैप्सिड बना होता है, किसका बना होता है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। वायरल कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का बना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, रेट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। रेट्रोवायरस ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रखता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। रेट्रोवायरस की सदस्य जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए में अपने आनुवंशिक जीनोम के आरएनए की प्रति जो है वो डाल देती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरेज या फिर लाइसोजाइम। बैक्टीरियो फेज में एक एंजाइम पाया जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। बैक्टीरियो फेज में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में किया जाता है। किसका? लाइसोजाइम का। ये पाया किस में जाता है? बैक्टीरियो फेज में। अगला, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, कुंडलित संकुचनशील आच्छाद्य पाया जाता है कवक में, बैक्टीरिया में, फंगस में या बैक्टीरियो फेज में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियो फेज में। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किस में पाया जाता है? बैक्टीरियो फेज में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बैक्टीरियोफेज की टेल के चारों ओर पाया जाता है और पूंछ की संरचना सिर की धुरी के एक छोर से जुड़ी होती है, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कहाँ पाया जाता है? टेल वाली भाग में, और जो इसका टेल वाला भाग होता है वो इसके हेड से अटैच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 30 श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने, एक 30 श्रेणी का जो जीवाणु भोजी है वो किसके कारण पहचाना जाता है? टैडपोल आकार से, गोल आकार से, अनियमित आकार से या चतुष्कोणीय आकार से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टैडपोल आकार से। एक 30 श्रेणी का जीवाणु भोजी जो टैडपोल आकार का होता है और इसी वजह से ये पहचाना जाता है। इसमें 4 प्रमुख उप इकाइयां होती हैं जिसे हेड, कॉलर, नेक, टेल और बेस प्लेट के नाम से जाना जाता है। हेड, कॉलर, नेक, टेल, बेस प्लेट, इसके अलावा फाइबर। या वायरल कर्ड नग्न होता है यानी नेकेड होता है। इकोसाइड्रिल और टेल वाला होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनवीएस, टीजीटी और यूपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।